Hello everyone, this is Dipesh Panurani with you and welcome you at उत्कर्ष ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशनल चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है और अभिनंदन है। So my dear friends, I hope you all are fit, fine and doing well. So my dear friends, as you all know that we are going to start a money market instrument. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए 2021 के लिए, तो क्या इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा, कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट होगा, इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब कुछ हम इस शॉर्ट वीडियो में समझने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा फोकस रखना है, कंसंट्रेशन रहना है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले हम क्या, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सर कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट डील कैसा करता है, ऐसा हमने बहुत सारी वेब सीरीज में देखा है। मनी मार्केट क्या होता है, बट मनी मार्केट डील कैसे करता है, मनी मार्केट का काम क्या होता है। ठीक है, दो मार्केट्स होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, एक होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है सर मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो एग्जिस्टिंग्स होते हैं हमारे पास, जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग होते हैं वो यूज करते हैं, सेकेंडरी मार्केट के लोग होते हैं वो यूज करते हैं, बट मनी मार्केट जो है वो गवर्नमेंट इसके साथ डील करता है। कौन डील करता है, गवर्नमेंट डील करता है। सो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आज समझने वाले हैं। इन फ्यूचर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड इफ यू वांट टू कंसल्ट टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, देन यू कैन इजीली कंसल्ट कि सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ऐसे किया जाता है। कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होंगे, चलो एक बार बता ही देता हूं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे यहां पर क्या है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ट्रेजरी बिल्स हमारे पास सबसे पहले आता है, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे टी बिल्स के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ये टी बिल्स के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट आता है सर बच्चों उनके सामने यहां पर आएगा कॉमर्शियल पेपर। इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ मनी मार्केट, देखो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर प्रॉफिट क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, रिस्क बहुत कम रहता है, गवर्नमेंट डील करती है इसके साथ, तो ऑब्वियसली यहां पर रिस्क बहुत कम रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी गवर्नमेंट का सेगमेंट आता है तो वहां रिस्क हमेशा कम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप को कभी भी लॉस में नहीं डाल सकती। अगर वो लॉस में नहीं जा रही है तो आपको भी प्रॉफिट होगा ही ना, अगर वहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट के नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्क नहीं लाती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है। दैट्स वाई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना हमेशा से बेस्ट रहा है। तो इन दैट केस कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल, ये कुछ कॉमर्शियल जो मैं लिखवा रहा हूं यहां पर, ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कॉमर्शियल पेपर्स हो गया, कॉमर्शियल बिल हो गया, ओके। तो ये मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। एक है सीओडी। सीओडी क्या होता है सर, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, अब थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा सोचने का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अंडरस्टूड, क्लियर। तो यहां पर ये कुछ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है आपके सामने। द टी बिल्स, सीपी मींस कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, commercial bill, and COD means certificate of deposit. So my dear friends and students, we are going to understand each and every money market instrument in a detail. हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। अगर मुझे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे करूं, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ कॉमर्शियल पेपर तो मैं कैसे करूं, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ कॉल मनी, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, देन हाउ टू इन्वेस्ट इन दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। चलो बताता हूं वन बाय वन कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और किसी को सजेशन भी देना है तो कैसे सजेशन देना है। अंडरस्टूड, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ट्रेजरी बिल्स। ठीक है ना, ये बाहर का फॉरेन का ट्रेजरी बिल्स में लेकर आया हूं आपके लिए। तो टी बिल होता क्या है, कौन इश्यू करता है, देखो यहां पर हम समझेंगे टी बिल कौन इश्यू करेगा। टी बिल इश्यू करती है हमारे पास आरबीआई। कौन इश्यू करेगा बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन इश्यू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टी बिल को इश्यू करेगा। किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल इश्यू करती है। कौन इश्यू करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी वो बच्चों, वो क्या करेगी, वो यहां पर इश्यू करेगी टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल से फायदा क्या होगा सर,
ट्रेजरी बिल्स किस किस को इशू होगा? ट्रेजरी बिल्स इशू होंगे सर दो लोगों को। कौन कौन दो लोग हैं सर? वो एक तो है सर हमारे पास गवर्नमेंट है पब्लिक सेक्टर के लिए, है ना, गवर्नमेंट है, और एक है खुद कौन? पब्लिक इंडिविजुअल्स, और कौन है सर? बैंक्स भी है। ठीक है, तो बैंक को भी इश्यू हो रहा है और इंडिविजुअल्स को भी इश्यू हो रहा है। कौन इश्यू कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू कर रही है। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सीजी के बिहाफ पे क्या हो रहा है? टी बिल इश्यू हो रहा है, आरबीआई इश्यू कर रहा है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गवर्नमेंट और बैंक को इश्यू कर रहा है और इंडिविजुअल्स को इश्यू कर रहा है। अगर आपको भी टी बिल चाहिए तो आप भी आरबीआई से टी बिल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंडरस्टूड ना? सो यहां पर इस बात को समझना है कि टी बिल्स को लेने का फायदा क्या है सबसे ज्यादा। टी बिल्स जो होते हैं वो मैच्योरिटी जो हमारे पास इश्यूड होते हैं एट डिस्काउंट होते हैं, उनकी जो मैच्योरिटी पे प्राइस मिलता है उनकी फेस वैल्यू रिसीव्ड होती है। समझेंगे इस पॉइंट को। सपोज दैट ये पर्सन है, इसने टी बिल्स परचेज किए, ये पर्सन है टी बिल्स परचेज किए, ठीक है। तो टी बिल्स जब आरबीआई ने इस पर्सन को इश्यू किए तो कितने में इश्यू किए? यहां पर 90,000 में इसको इश्यू किए। कितने में? 90,000 पे। बट जब इसको अमाउंट रिसीव्ड होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो अमाउंट रिसीव्ड होगा तो वो कितना होगा सर? 1 लाख रुपीज। तो इट मीन्स these are issued at discount and payable at a face value। यहां पर याद रखना है कि डिस्काउंट पे इश्यू होंगे और मैच्योरिटी टाइम पे इनको पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव्ड होगा, पूरी फेस वैल्यू रिसीव्ड होगी 1 लाख रुपीज। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? यहां पर एक बात याद रखनी है कि सर ड्यूरेशन कितना होगा। देखो मनी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो अप टू 1 ईयर तक का होता है। कितना होता है? अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट का कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अप टू 1 ईयर तक का इन्वेस्टमेंट होता है। सो इन दैट केस इफ आई वांट टू नो दैट कितना टाइम होगा टी बिल्स का, तो टी बिल्स के लिए टाइमिंग मैं यहां लिख रहा हूं। टी बिल्स में नॉर्मली टाइमिंग होता है सर कितना होता है? 364 डेज का होता है। कितना होता है? 364 डेज तो मैक्सिमम है। क्या ये 364 डेज तो मैक्सिमम है सर। मिनिमम कितना होगा सर? मिनिमम 15 डेज, मिनिमम 15 डेज। तो 15 डेज से 364 डेज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं टी बिल्स में। अगर मुझे टी बिल्स परचेज करना है तो 15 डेज से 364 डेज तक का मैं टी बिल परचेज कर सकता हूं। 91 डेज का, 182 डेज का, 273 डेज का, अलग अलग टी बिल्स आते हैं आरबीआई जब लेकर आती है ना। ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता रहता है। सो इन दैट केस टी बिल्स बिहाफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू होता है, आरबीआई इशू करती है और यहां पर क्या होगा? डिस्काउंट पे इशू करेगी। कैसे इशू करेगी? डिस्काउंट पे इशू करेगी। अंडरस्टूड? क्लियर है बात? समझ आ गई बच्चों? तो डिस्काउंट पे इशू कर रही है, यहां पर डिस्काउंट पे इशू करिए और रिसिप्ट क्या होगा? 1 लाख। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है ना बच्चों, ये जो 10,000 का डिफरेंस है ये क्या है सर? ये इंटरेस्ट रिसीव बाय द इन्वेस्टर है। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट रिसीव बाय इन्वेस्टर। सपोज दैट आज मैंने टी बिल्स को लिया है तो मैंने 90,000 में लिया है। आफ्टर 3 मंथ्स है ना, मैच्योरिटी के टाइम पे मुझे कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपीज। तो 3 मंथ्स में मैंने 10,000 का बहुत अच्छा इंटरेस्ट अर्न कर लिया है। दैट इज नॉट टू बी इन टी बिल्स। अंडरस्टूड? चले नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास पॉइंट है? नेक्स्ट है हमारे पास कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं? कंपनी क्या करती है? फाइनेंस को रेस करती है, फंड को रेस करती है। कंपनी क्या करेगी? देखो समझना, कंपनी क्या करती है? कंपनी फाइनेंस रेस करती है। कंपनी फाइनेंस रेस करती है। कहां से रेस करेगी बच्चा? पब्लिक से रेस करेगी। कहां से रेस करेगी माय डियर फ्रेंड्स? पब्लिक से रेस करेगी। व्हेन द कंपनी इज रेजिंग अ फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी को वहां पर कुछ एक्सपेंसेस यहां पर एक्सपेंड करने पड़ते हैं और उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि प्रमोशन से रिलेटेड, बैंकिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड, लीगल एक्सपेंस रिलेटेड, ये जो एक्सपेंसेस होती है दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट। ब्रोकरेज वगैरह जो भी होता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है। टू रिकवर द फ्लोटेशन कॉस्ट, कंपनी क्या करती है? कॉमर्शियल पेपर इश्यू करती है। कौन इश्यू करती है? कंपनी कॉमर्शियल पेपर इश्यू करती है। नॉर्मली ना यहां पर हम देखते हैं, कॉमर्शियल पेपर की बात करें हम, यहां पर हम इस चीज पे ध्यान देंगे। यहां पर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ये क्या है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। की पॉइंट जरूर नोट डाउन करें। फर्स्ट टाइम कब इशू हुआ था सर? ये फर्स्ट टाइम इशू हुआ था सर 1990 में, 1990।
तो इस ईयर में ये फर्स्ट टाइम इशू हुआ था। क्या है सर? ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड मतलब क्या होता है? सिक्योर्ड मतलब कि किसी पे कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है या कोई चीज है ना मॉर्गेज होती है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है इस पे कुछ भी प्रॉपर्टी या कोई भी अमाउंट मॉर्गेज, कोई भी एसेट मॉर्गेज नहीं है, गिरवी नहीं है। So in that case my dear friends and student, unsecured है तो ऑब्वियसली यहां पर ये इशू कौन करेगा और ये किसको इशू की जाएगी? तो जिनकी क्या होगी, रेपुटेशन मार्केट में ज्यादा होगी उनको ही इशू किया जाएगा। तो रेपुटेटेड कंपनी, रेपुटेशन क्या होगी, हाई होगी, तो वो ही ये इशू करते हैं। रेपुटेशन जिनकी हाई होगी उन्हें ही इशू किया जा सकता है। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई ना? तो यहां पर कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंस रेज करती है, तब फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। उस फ्लोटेशन कॉस्ट को रिमूव करने के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट को, उस फ्लोटेशन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, उस फ्लोटेशन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। अंडरस्टूड ना? यहां पे ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इशू कर सकते हैं। कौन इशू कर सकता है सर? पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही इशू कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर भी कर सकता है सर, और प्राइवेट भी कर सकता है। अंडरस्टूड ना माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट? तो ये चीज हमें याद रखनी है, की पॉइंट्स नहीं भूलना है, जो मैंने बोला है वो तो अच्छे से सुनना भी है आपको। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कॉमर्शियल पेपर तो ऑब्वियस है यहां पर आप उसी कंपनी से कर सकते हो जिसके रेपुटेशन क्या है, बहुत हाई है, अनसिक्योर्ड होते हैं, प्रोमिसरी नोट फर्स्ट टाइम 1990 में इशू किए थे। कंपनी क्यों इशू कर रही है? कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर आप भी कोई कंपनी रन कर रहे हैं या आपकी कंसल्टेंट करना है आपने किसी कंपनी को, तो कंपनी अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कॉमर्शियल पेपर इशू करती है। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट? तो समझ गए ना कॉमर्शियल पेपर? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट है कॉल मनी। अब कॉल मनी बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम सारे लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में हमारा अकाउंट है, तो यहां पर बैंक अपना कैश कैसे मैनेज करती है उसको देखते हैं। यहां पर सपोज दैट एक बैंक है, यहां ये बैंक है, क्लियर? तो बैंक है हमारे पास, क्या है, बैंक है। बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और विड्रॉल करती है अपने कस्टमर्स को, लोन भी प्रोवाइड करती है, लैंडिंग फैसिलिटीज भी देती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करती है। अब यहां पर कभी कभी क्या होता है, बैंक को एक चीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है। क्या मेंटेन करके रखना पड़ता होता है? बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ता होता है उनका CRR मतलब क्या होता है सर? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अंडरस्टूड? तो CRR का मीनिंग क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट? कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग होता है सर, बैंक ईच एंड एवरी डे जब कैश काउंट करती है, ईच एंड एवरी डे, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट इसको फोकस रखना है और सुनना है। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, बैंक ईच एंड एवरी डे अपना क्लोज करने के बाद अकाउंट कैश काउंट करती है कि बैंक के पास डे के एंड में कितना कैश बचा है। तो आरबीआई यहां पर फिक्स करती है कि बैंक को 2%, 4% ईच है ना, चेंज होता रहता है, 2% या 4% कैश मैंडेटरी रखना है, होना ही चाहिए, इट शुड बी, है ना। तो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, अगर बैंक के पास उस वक्त कैश कम होता है, सपोज दैट 4% बैंक को कैश रखना है अपने टोटल डिपॉजिट का, तो 4% नहीं है बैंक के पास, बैंक के पास 4% अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस बैंक के पास सिर्फ 3% है, तो 1% कहां से लेकर आएंगे? इन दैट केस बैंक क्या करती है, अपनी किसी दूसरी बैंक से, जहां पर क्या होता है, रेशियो ज्यादा होता है, वो यहां जहां पर कैश ज्यादा है, वहां से वो मनी लैंड करती है, वहां से वो बोरो करती है उस चीज को। सो इन दैट केस बैंक क्या करेगी, दूसरी बैंक से क्या करेगी, उस चीज को लेगी और अपना रिजर्व रेशियो कंप्लीट करेगी, 4% पर लेकर आएगी। अंडरस्टूड? सपोज रिक्वायरमेंट है यहां पर होना चाहिए 1 लाख रुपीज बैंक के पास एट द एंड ऑफ द डे, इसके पास 90,000 ही है, तो यहां पे 10,000 क्या करेगी, इधर से बोरो करेगी, 10,000 इधर से बोरो करेगी। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? समझ गए बात को? तो यहां पर ये चीज को ध्यान रखना है याद से कि यहां पर दूसरी बैंक से लिया जा रहा है पैसा। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि उस वाली बैंक को पेमेंट कब करना है, और यहां पे ड्यूरेशन क्या होगा इस कॉल मनी का। देखो कॉल मनी का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 to 2 डेज का ही होता है, और मैक्सिमम 15 डेज का होता है। कितना होता है? 1 to 2 डेज का, और मैक्सिमम है ना 1-2 डेज का होता है, और मैक्सिमम कितना होगा सर? 15 डेज का। अंडरस्टूड?
समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे 1 और 2 डेज के अंदर ही बैंक क्या करती है, उसको वापस रिटर्न भी कर देती है और मैक्सिमम 15 डेज में रिटर्न करना होता है। दैट इज नॉन टू बी है ना कॉल मनी। यहाँ पर एक बैंक दूसरी बैंक को इश्यू कर रही है कॉल मनी, ठीक है ना, एक बैंक दूसरी बैंक को इश्यू करती है। अंडरस्टूड एवरीवन? ग्रेट ना? ओके ग्रेट। तो ये बात हमें समझ में आ गई बच्चों कि यहाँ पे वन बैंक अनदर बैंक क्या कर रही है, उस फर्स्ट वाली बैंक को जहां पर रिजर्व रेशियो कम है वहां पर इशू करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, यहां पर एक बात का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि एक बैंक दूसरे बैंक के रिजर्व रेशियो को कंप्लीट करने के लिए वहां पर मनी लैंड कर रही है, इट मींस अनदर बैंक बोरो कर रहा है। सो इन दैट केस वो मेंटेन करना जरूरी है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। इन फ्यूचर कभी आप ऑडिट पे जाओगे या कहीं गए होगे तो ये बहुत काम आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है सर? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बोलते हैं COD। जनरली इसका ड्यूरेशन होता है 15 डेज का। कितना होता है? 15 डेज का। जनरली इसका ड्यूरेशन कितना है? 15 डेज का। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की आपके पास इमेज दिख रही होगी आपको कि ये दो सर्टिफिकेट ऑफ है ना डिपॉजिट से। इसमें क्या होता है, नॉर्मली ये सेकेंडरी मार्केट में डील होता है। कहां डील होता है सर? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग होती है इसकी। कहां डीलिंग होती है इसकी? सेकेंडरी मार्केट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेकेंडरी मार्केट में डील होती है। और यहां पर सबसे ज्यादा कैसे डीलिंग होती है इसकी कि सेकेंडरी मार्केट में ये क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है सर? और ये होता है बियरर। क्या होता है? इन दो वर्ड का मतलब सिंह है। बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि इट इज इजीली ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन। बियरर का मतलब होता है, बियरर मतलब ये चीज होती है जिसपे किसी पार्टी का नेम नहीं लिखा हुआ होता है, किसी पर्सन का नेम नहीं लिखा हुआ होता है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं और वो अमाउंट वहां से रिसीव कर सकता है बैंक से। ये नॉर्मली सिर्फ बैंक ही इश्यू करती है। कौन इश्यू करती है? सिर्फ बैंक। ठीक है, तो यहां पर इश्यू करने का राइट किसके पास है? ये ओनली एंड ओनली कॉमर्शियल बैंक के पास ये राइट है। अंडरस्टूड? बैंक इश्यू करती है, ड्यूरेशन 15 डेज मैक्सिमम होती है। सेकेंडरी मार्केट का ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या नाम है? बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है? दैट विच कैन इजीली ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन और एन इंडिविजुअल। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? तो ये बात समझ में आ गई ना कि यहां पर नेम नहीं होता है तो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज नॉट टू बी एन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इमेज आपके सामने है, कंटेंट आपके सामने है और जो बातें थी नॉलेज वो आपके माइंड में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। अंडरस्टूड? क्लियर? चले थोड़ा सा और आगे, चलो देखते हैं। अब आया हमारा फेवरेट कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल क्या होता है? बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा जो बिल यूज होता है वो है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल का दूसरा नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेड बिल बोलते हैं। कॉमर्शियल बिल का दूसरा नाम क्या है? ट्रेड बिल भी बोला जाता है। अब कॉमर्शियल बिल होता क्या है ये तो आपको दिख ही रहा है, बट उसके अलावा कंटेंट क्या होगा इसमें? कॉमर्शियल बिल क्या हो रहा है? देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक बिजनेस फर्म क्या करती है? एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म को, अनदर फर्म को ये इश्यू करती है। अनदर फर्म को ये इश्यू करती है। वन बिजनेस फर्म इज इशूइंग दैट बिल टू अनदर फर्म। सो क्यों इश्यू कर रही है? क्योंकि उसे क्या करना है, उस फर्म से, अनदर फर्म से क्रेडिट सेल्स करनी है या क्रेडिट परचेज करना है। दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में। फर्स्ट इज क्रेडिट सेल एंड सेकेंड इज क्रेडिट परचेज। अंडरस्टूड? तो यहां तो क्रेडिट सेल करनी है या फिर क्रेडिट परचेज करना है, इसलिए यहां पर एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को इश्यू करती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, समझना है इसको कि एक पर्सन है बिजनेसमैन। ये कौन है? ही इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, ये क्या करता है? गुड्स का परचेज और सेल करता है, ऑब्वियस ट्रांजैक्शंस करता है बिजनेस की। तो ही इज अ बिजनेसमैन और ये बिजनेसमैन क्या करता है? गुड्स का परचेज और सेल करता है। सो इन दैट केस सपोज दैट इसने अपने कस्टमर को काफी सारे कस्टमर्स हैं, इसने अपने कस्टमर को गुड्स का सेल किया। जो सेलिंग की है वो क्या की है? क्रेडिट पे की है। जो सेल्स की वो कैसे की है सर? क्रेडिट सेल्स की है। सो इन दैट केस
अगर क्रेडिट सेल्स हुई है इट मींस मनी रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो इन दैट केस ये क्या कहेगा उस कस्टमर को एक बिल देगा, और बिल में ये लिखेगा कि आपने मुझसे इतना गुड्स परचेज किया है, इतनी उसकी क्वांटिटीज है, ये नाम है आपका, इस डेट हमने परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, वॉट एवर इट इज टू बी, तो वो सारी चीजें उस बिल में लिखी हुई होगी, और उससे उस पर्सन के साइन करवाएगा, उस कस्टमर के साइन कराएगा कि ये बिल है, इस टाइम पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये होता है हमारे पास कॉमर्शियल बिल। इसका सबसे बड़ा फायदा बताया क्या होता है कि अगर सपोज दैट जो बिल है वो 3 मंथ्स का लिखा है, कस्टमर कह रहा है मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, कस्टमर ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, एक पर्सन होगा ड्रॉवर, दूसरा होगा ड्रॉई, अकाउंट्स की बातें याद आ रही है कि बिल्स रिसीवेबल समझा होगा कभी लाइफ में, वही ये होता है, क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, वही यहां पर ये चीजें, तो यहां पर ड्रॉवर है, वो ड्रॉई है। सो इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर सबसे बड़ा फायदा 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा कस्टमर से, 3 मंथ्स बाद पेमेंट मिलेगा। तब तक अगर इस बिजनेसमैन को अमाउंट नीड हो गया तो ऑब्वियसली वो कस्टमर को कॉल करके तो मंगवा नहीं सकता ना, नहीं मंगवा सकता ना। सो इन दैट केस बिजनेसमैन क्या कर सकता है, वो बिल बैंक से डिपॉजिट करा सकता है, क्या करा सकता है, डिस्काउंटेड करा सकता है। सो इन दैट केस यहां पर वो बिल बैंक में जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें यहां पे हो सकती है, और सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, द मेन बेनिफिट ऑफ अ कॉमर्शियल बिल इज टू दैट इट कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई होगी दैट वी हैव कंप्लीटेड द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हमने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे, सो दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट और कंसल्ट एनी अदर पर्सन टू अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और आपको भी इन्वेस्ट करना है, तो माई चॉइस इज टू इन्वेस्ट इन ओनली अ मनी मार्केट इन टुडेज एरा। 2020 और 21 की बात करें तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिंदगी में कभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और थक गए और रुक जाओगे तो गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो उठ नहीं पाओगे। तो लाइफ में हमेशा एक स्टेप हमेशा आगे बढ़ना है। सो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।